बजट सत्र की समाप्ति हो गई और बजट सत्र के दौरान कई फरमान भी जारी हो गए हैं। फरमानों में अगर सबसे महत्वपूर्ण फरमान की अगर चर्चा करें तो इस वक्त होली भी है और रमज़ान का महीना भी है। ऐसे में लाइसेंस की बात हो रही है कि भाई जो मीट, मछली और जो मांसाहार व्यवस्था के संस्थापक हैं, संचालक हैं, उन्हें बाकायदा लाइसेंस की ज़रूरत होगी क्योंकि इससे नगर की स्वच्छता जो है वो बाधित हो रही है। अब इस पर कई चर्चाएं भी आम होने लगी हैं, सवाल भी खड़े होने लगे हैं। दरअसल आज इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ तर्जुमान हैं जनाब एजाज अहमद साहब हैं, आरजेडी से हैं, बिहार सूबे के तर्जुमान ही, इन्हीं से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। एजाज साहब, लाइसेंस की बात हो रही है, पर्व दोनों तरफ है। एक तरफ होली है, दूसरे तरफ रमज़ान का महीना है, पाक रमज़ान का महीना है और दोनों में इसकी आवश्यकता होती है। लोग जो मांसाहारी हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अब स्थिति ये है कि बेचने वाले लोग घबरा गए हैं कि कहीं हमें धारा 345 के तहत 5,000 का जुर्माना ना लग जाए। देखिए, सबसे पहले तो सरकार की कार्यशैली, कार्य प्रणाली तुगलकी फरमान वाली है और ऐसा लगता है कि मंत्री के मुंह से जो बात निकल गया उसको अक्षरशः लागू करना है, जबकि मंत्री जी को भी ये पता नहीं होता है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया क्या है, लाइसेंस किस तरह से दिया जाएगा, किस तरह से नगर विकास विभाग की ओर से, नगर निगम की ओर से, नगर परिषद की ओर से, नगर पंचायत की ओर से लाइसेंसिंग प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, उसके संबंध में भी सही जानकारी इन लोगों को नहीं है। सबसे पहले तो किसी भी दुकान को लगाने के लिए या दुकान के आवंटन के बाद लाइसेंस जो मिलता है वो अस्थायी रूप से जिसका दुकान होता है उसको लाइसेंस मिलता है। जबकि आपको पता है मछली बेचने वाले सर के पर टोकरी लेकर के मछली बेचा करते हैं, वो फेरी लगा करके मछली बेचा करते हैं। छोटे चौक चौराहों पर मछलियों का वो अपना दुकान लगाते हैं, वो भी प्लास्टिक पर फैला करके। तो यही तो कहना ये है मंत्री भाई महोदय का कि नगर का जो स्वच्छता है वो मंत्री जी सबसे पहले लाइसेंस बनवाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करवा दें, एक विज्ञापन जारी करवा दें। और साथ ही साथ जो अस्थायी दुकान लगा रहे हैं, जो सरों पर टोकरी लेकर के कहीं ना कहीं अपने आजीविका के लिए घूम रहे हैं, अपने परिवार के लिए घूम रहे हैं, उनके अस्थायी व्यवस्था का भी नगर निगम की ओर से व्यवस्था करवा दें। क्योंकि सड़कों के किनारे अगर आप लाइसेंस देंगे तो सरकार खुद कटघरे में खड़े हो जाएगी। सरकार को पहले मछली बाज़ार, मीट बाज़ार, मुर्गा बाज़ार का आवंटन करना होगा, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध करवाना होगा और तब लाइसेंसिंग प्रक्रिया जारी किया जा सकता है। अगर आप सड़कों पर बैठे हुए को लाइसेंस देंगे तो कहीं ना कहीं सरकार ही कटघरे में खड़ी हो जाएगी। ये बात समझ लेना चाहिए। एजाज साहब, बड़ा ही महत्वपूर्ण बात जो है अब है कि जो आपने कहा कि मछली बाज़ार, मुर्गा बाज़ार, मीट बाज़ार, तो आपको भी याद होगा कि पटना जंक्शन के पास एक बकरी बाज़ार हुआ करता था जिसे अब बस स्टैंड और मॉल भी बना दिया गया है वहीं पर। तो ये प्रक्रिया शायद पहले के लोग करते थे और इस तरह से अलग इसको रखते थे अपने सामाजिक दृष्टिकोण से, स्वच्छता के दृष्टिकोण से। लेकिन सवाल ये है कि 2007 में ये नगर निकाय का जो नियम बना, इसके अंदर जो बना, 2005 से नीतीश कुमार सूबे के कुर्सी पर हैं, तो उस वक्त से लेके 2025 तक, चुनाव तक, ये मुद्दा क्यों नहीं हावी हुआ? अब जब पर्व त्योहार का समय है और उसके ठीक पहले इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा सरकार के अंदर के लोगों का नहीं है। अच्छा, तो ये दो मंत्रियों का अपने आप को चर्चा में रखने के लिए, दो डिप्टी सीएम का अपने आप में चर्चा में रखने के लिए इस तरह का कार्य प्रणाली अपना रहे हैं ताकि हमारी चर्चा होती रहे। चूँकि बिहार के एक डिप्टी सीएम होम मिनिस्टर हो गए हैं, तो जिस दिन से वो होम मिनिस्टर हुए हैं उसके बाद से ये दूसरे वाले जो डिप्टी सीएम हैं उनको इस बात का कसक है कि हमारे प्रति केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान क्यों नहीं आकृष्ट हुआ, आखिर क्या हम में कमी रह गई। तो उस कमियों को इन्होंने जब इंगित किया
तो इनको लगा कि वो तो पहले वाले जो डिप्टी सीएम वो कहते रहे हैं कि हम एक बड़े नेता को इतना गाली दिए, इतना गाली दिए कि हम इस मुकाम तक पहुंच गए। तो अब इनको लग रहा है कि हम भी उसी तरह का कार्य प्रणाली और कार्यशैली को अपनाएं ताकि हमारा आने वाले समय में होम मिनिस्ट्री हमारे हाथ में आ जाए। आप देखे होंगे इससे पहले वो जब नगर विकास मंत्रालय का कार्यभार लेने के बाद उससे पहले वो कहीं ना कहीं भू राजस्व मंत्री के रूप में सीओ को, डीसीएलआर को और अन्य लोगों को जिस तरह से सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके साथ जिस तरह से उनका भाव सामने आता था और वो स्वयं कहते थे कि इसका कहीं प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, बंद क्लोज डोर मीटिंग है, लेकिन उन्हीं के लोगों के माध्यम से क्लोज डोर मीटिंग को बाहर प्रचारित कराया जाता था कि मंत्री ने फलाने सीओ को आज डांटा, फलाने डीसीएलआर को डांटा, ताकि इनका माहौल बने। और ये माहौल बनाने वाले लोग हैं। आप देखे होंगे कि उसके बाद स्थिति ये हो गई कि सरकार में और पदाधिकारी में तनातनी की स्थिति हो गई। लास्ट में पदाधिकारियों ने हड़ताल कर दिया मंत्री के क्रियाकलाप के खिलाफ। तब मंत्री का ध्यान दूसरी ओर चला गया। अब उनका आप देख रहे हैं, न सीओ के साथ कोई मीटिंग, न डीसीएलआर के साथ मीटिंग, न कहीं कुछ मीटिंग, और ना अब खेत और जमीन की खोज की एजाज साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जौ के साथ साथ घुन भी पीसा जा रहा है इसमें? देखिए, इसमें जो आम जन है उसको परेशानी होता है, और आम जन में वो भी जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। अब आप बताइए, जो मल्लाह हैं, बिंद हैं, निषाद हैं, जो निषाद हैं, जो साहनी हैं, उन लोगों के परिवार के लोग अपना जीविका इसी से चलाते हैं, अपने परिवार को और परिवार का आय का स्रोत इसी को बनाए हुए हैं कि वो मछली पालन करते हैं और मछली को बाज़ारों में ले जा कर के बेचने का काम करते हैं। लेकिन आप जब इस तरह का कठोर निर्णय लेना शुरू कर दिए तो उनके घरों में स्थिति क्या हो गई है, ज़रा मंत्री जी अपने आंखों से देख लिया कीजिए। आप तो मंत्री हैं, आपको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, लेकिन उन गरीबों को जिनकी सारी सुविधाएं आप छीनना चाहते हैं, वो कैसे जिएंगे, इसके संबंध में भी सोच लिया कीजिए, ताकि समाज और समाज के बीच बेहतर संदेश जा सके। चलिए, अब आखिरी सवाल आपसे कि अगर सरकार नहीं सोच रही है तो विपक्ष क्या सोच रहा है इस पूरे मसले पर? कैसे उनके जीविका जो है वो बदस्तूर जारी रहे, जीविकोपार्जन जारी रहे, इसके लिए विपक्ष का क्या रोल है? देखिए, हम विपक्ष के तौर पर चाहेंगे कि आप अगर कोई चीज़ को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आप व्यवस्था कीजिए। आप मछली बाजार को व्यवस्थित करने का कार्य कीजिए और उसको लाइसेंसिंग प्रणाली में लाइए। आप मुर्गी बाजार को व्यवस्थित करने का काम कीजिए, बकरी बाजार को व्यवस्थित करने का काम कीजिए, मीट बाजार को व्यवस्थित करने का काम कीजिए, और तब लाइसेंसिंग प्रणाली पर बात कीजिएगा तो लोगों को भी एहसास होगा कि नहीं, हमको सारी सुविधाएं मिल गई हैं, हमको लाइसेंस लेना चाहिए। लेकिन जो सड़कों पर बेचने का काम करते हैं, 100 रुपया दिन भर में कमाते हैं, वो लाइसेंस में जब पैसा खर्च कर देंगे तो उनके घर में बचेगा क्या? आवाज़ उठाएंगे आप? आवाज़ तो हम लोग हमेशा बने हैं। हम लोग मल्लाह, बिंद, निषाद, साहनी समाज का जो मछली पालन करते हैं, जो मछली बेचने का काम करते हैं, उसकी आवाज़ बनेंगे। मुर्गी, बकरी और मीट बेचने का जो कारोबार करते हैं, उनके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं, क्योंकि उनके जीविका का वही साधन है। आप उसको अगर लाइसेंस के नाम पर छीन लेंगे तो फिर उनके परिवार और उनके साथ न्याय कौन करेगा, और उनके परिवार की जो स्थिति इस तरह से भयावह हो जाएगी, तो उसके प्रति सरकार की क्या सोच है, क्या दृष्टि है, इसको कम से कम जनता के बीच में लाने का काम करें, ताकि उनको भी एहसास हो और जनता को भी पता चले कि स्वच्छता के नाम पर ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं या हकीकत में कुछ करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जनाब एजाज अहमद साहब, निश्चित तौर पर जो बातें इन्होंने कही है ये काबिले गौर भी है। तो अब स्थिति ये है कि अगर हम समीक्षात्मक बातचीत करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के दो आप जो नेता हैं, बड़े ओहदे वाले जो नेता हैं, उनके आपसी द्वंद्व का ये परिणाम दिख रहा है। जैसा कि एजाज अहमद साहब
बता रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि विपक्ष जो है इस पूरे मसले को कितने मुस्तैदी से और मुकम्मल तरीके से उठाने का काम करती है। बने रहिएगा, हम वो भी जो दृश्य है आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया।